हेलो फ्रेंड्स। आप लोग को पता है कि हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एसएसटी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बारे में हम लोगों ने दो वीडियो इसके पहले देख लिया है। दो वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश का कह सकते हैं कि दो पार्ट कवर किया है। ये हमारा मौर्य वंश का थर्ड पार्ट है। देखिए ये हमारा कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। यानी कि हमको मौर्य साम्राज्य के तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ना है। इसके पहले जो दो पार्ट आपका बनाया गया है, उसमें पहले पार्ट में आपका चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, कैसे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो दूसरा पार्ट है आपका, दूसरे पार्ट में आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े जितने भी उनके प्रशासनिक कार्य थे या जितने भी कार्य हुए उन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमको पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली। तो वंशावली हमको पूरी नहीं पढ़नी है, वंशावली में हमको सिर्फ दो लोगों को पढ़ना है। एक कह सकते हैं कि बहुत नॉर्मल में हमको पढ़ना है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी हमको लेनी है। और इसके बाद हमको पढ़ना है अशोक के बारे में। देखिए गाइस, ये हम अपना बीटीसी या कह सकते हैं कि डीएलएड के लिए ये हमारा वीडियो है। वैसे आप अदर भी चीज़ों के लिए देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं तो मतलब उसके लिए ज़्यादा है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग का प्रमोट कर दिया गया है, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आप लोगों का अक्टूबर में लगा हुआ है, तो हम लोग इसी के लिए प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। आपके फर्स्ट वीडियो में ही चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी उत्तराधिकारी हुए उनके पूरे नाम आपको बता दिए गए। कह सकते हैं कि पूरे नाम की हमें एक ऐसे पूरी श्रृंखला बता दिए थे, तो वो हम नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त जब मरे तो उनके जो पुत्र थे बिंदुसार, उनके बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक आपको छोटी सी कहानी बताते हैं बिंदुसार के बारे में, कि क्यों इनका नाम बिंदुसार पड़ा। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त की पत्नी थी दुर्धरा। कौन थी? दुर्धरा थी। तो दुर्धरा जो थी ये जब प्रेग्नेंट थी, यानी कि कह सकते हैं कि जब ये गर्भवती थी, तो जब कह सकते हैं कि बिंदुसार का जन्म होने वाला था। ठीक है, बिंदुसार अपने माता के गर्भ में थे। तो उसी समय क्या हुआ, दुर्धरा को राज्य के शत्रुओं ने क्या दे दिया? विष दे दिया। राज्य के शत्रुओं ने विष दे दिया। तो जब चाणक्य ने देखा, दुर्धरा को चाणक्य ने जब देखा, तो उनके गले पे वो जहर का निशान इस तरीके से बना हुआ था। यानी कि जब जहर उन्होंने पिया तो गले पे इस तरीके से निशान बना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे भगवान शंकर के गले पे भी ऐसे नीला नीला बना होता, तो ऐसे ही दुर्धरा के भी गले पे बन गया था, जिसको देख करके चाणक्य ने समझ गए कि उनको क्या दिया गया है? जहर दिया गया है। देखिए क्या होता है कि जो चाणक्य हैं उनके बारे में आपको बताया गया था कि उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, अपनी एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही बड़े चिकित्सक भी थे। क्या थे? चिकित्सक भी थे, यानी कि कह सकते हैं कि उस समय के बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। तो जब उन्होंने दुर्धरा को देखा तो वो समझ गए कि बहुत ही विषैला इनको जहर दिया गया है, जिससे दुर्धरा का बचना नामुमकिन है। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत दुर्धरा का ऑपरेशन किया। तुरंत दुर्धरा का क्या किया कि डिलीवरी करवाने के लिए उनका ऑपरेशन किया। तो उसी ऑपरेशन के समय या डिलीवरी के समय जब तलवार की या कह सकते हैं कि चाकू की थोड़ी सी नोक बिंदुसार के सर पे लग गई, यानी कि कह सकते हैं कि उनकी ललाट पे एक छोटा सा बिंदु आकार का बन गया। तो इसी से इनका नाम क्या पड़ा? बिंदुसार पड़ा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। और इन्हीं बिंदुसार को ही किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, आप इसको नोट डाउन करिएगा कि बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के कह सकते हैं कि वंशावली में? तो बिंदुसार को जाना जाता है। और इनका देखिए 300 से लेकर के 272 ईसा पूर्व का पूरा कह सकते हैं कि शासनकाल था। तो आगे देखते हैं। देखिए लिखा है चंद्रगुप्त के पश्चात बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का क्या बना? राजा बना। और बिंदुसार इतिहास में किस नाम से हुआ प्रचलित? अमित्र घात के नाम से प्रचलित हुआ। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का संहारक। ठीक है, अब ऐसा नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि जो बिंदुसार थे अपने पिता
के समय में जो साम्राज्य में कह सकते हैं कि विद्रोह हुए, उस विद्रोह को क्या किया, दबाया, और विदेशी जो शासक हुए उनके साथ मित्रता का भी संबंध बनाया। बिंदुसार एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। संभवतः इसकी प्रवृत्ति यानी कि जो इसकी धार्मिक होने की प्रवृत्ति थी उसका प्रभाव किस पर पड़ा, अशोक पर पड़ा। यानी कि बिंदुसार के जो पुत्र हुए उसका नाम क्या हुआ, अशोक हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट में हमको बिंदुसार के बारे में पता चला। अब बिंदुसार के बारे में नोट डाउन करेंगे। बिंदुसार से देखिए एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि अमित्र घात किसका नाम है, तो बिंदुसार का नाम है। बस आपको इतना याद रखना है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं अशोक के बारे में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यानी कि कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ही सबसे ज्यादा महान माना जाता है। यानी कि जब हम देखेंगे पूरी मौर्य वंशावली, तो पूरी मौर्य वंशावली में अशोक सबसे महान शासक था। ठीक है, तो देखिए अशोक के बारे में देखते हैं। देखिए अशोक जो है उसको चंडाशोक या धर्माशोक दो नामों से और भी जाना जाता है। ठीक है, चंडाशोक या धर्माशोक। गाइस प्लीज आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जितना हम बोलते हैं वो लिखने से कहीं ज्यादा होता है। आप इस स्लाइड को देखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे शब्दों पर भी ध्यान दिया करिए, और वहां से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है, यानी कि कह सकते हैं कि जो जो हम बोलते हैं वहां से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है उसको आप जरूर नोट किया करिए। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। अशोक को किस नाम से जाना जाता है, चंडाशोक या धर्माशोक के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राज्याभिषेक के समय, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुए और बिंदुसार के बाद अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ, तो वो उज्जैन का राज्यपाल था। क्या था, उज्जैन का राज्यपाल था। यानी कि जब बिंदुसार शासन कर रहा था मगध पे, जब बिंदुसार मगध पे शासन कर रहा था, तो अशोक उस समय उज्जैन में क्या कर रहा था, राज्यपाल का काम कर रहा था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज। देखिए गाइस जो अशोक हुए वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि धार्मिक मामलों के साथ साथ वो कह सकते हैं कि प्रशासनिक मामलों पर भी बहुत ज्यादा फोकस किए। यानी कि जो अशोक हुए वो धार्मिक कार्य में भी बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, धार्मिक कार्य में भी रुचि रखते थे, प्लस उनका जो प्रशासनिक कार्य था, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रशासन के तौर तरीके थे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो उस समय क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो संपूर्ण भारत में तो अपना राज्य स्थापित कर चुका था, पूरे भारत को जीत चुका था, लेकिन जो कश्मीर वाला हिस्सा था वो कश्मीर को नहीं जीत पाया था। लेकिन जब अशोक का शासन आया तो अशोक ने कश्मीर को भी जीत लिया, और कश्मीर में ही किसकी स्थापना की, श्रीनगर की स्थापना की। ठीक है, इसका जो प्रमाण कह सकते हैं, इसका प्रमाण हमको जब आप देखेंगे राजतरंगिणी का कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ जो है वो राइटर है और राजतरंगिणी उनकी पुस्तक है। तो उसमें ये कश्मीर को जीतने की बात, यानी कि अशोक द्वारा कश्मीर को विजय करने की बात लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अशोक जो है वो अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा युद्ध महत्वपूर्ण है वो देखिए अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध लड़ा। ये युद्ध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उस समय कलिंग जो था वो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, और कलिंग के पास जो थी वो अपनी खुद की बहुत बड़ी विशाल सेना थी। क्या थी, बहुत बड़ी विशाल सेना थी। जब आप कलिंग का देखेंगे तो जब आप भारत का ये वाला पोर्शन देखते हैं, जब भारत का पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पे जो उड़ीसा वाला राज्य पड़ता है यहीं पे आपका कलिंग है। यानी कि कह सकते हैं कि जो कलिंग जगह था, जो कलिंग राज्य था, वो कह सकते हैं कि आयात निर्यात के लिए यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये समुद्र से घिरा हुआ था, समुद्र के एरिया को टच करता था। तो और क्या था कि वो अपने आप में भी बहुत ही ज्यादा क्या था कि संपन्न था। ठीक है, कलिंग जो था वो अपने आप में बहुत ही संपन्न था। तो अशोक को धीरे धीरे ये डर सताने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि कलिंग के राजा मेरे ऊपर आक्रमण कर दें और बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने कलिंग पर डायरेक्ट आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया। और ये जो कलिंग का युद्ध हुआ ये बहुत ही खतरनाक हुआ। ऐसा माना जाता है
कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो 2.5 लाख लोग क्या हुए थे, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि घायल हुए थे, और 15,000 व्यक्ति को क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। यानी कि बहुत ही कह सकते हैं कि झगड़ा लड़ाई में बहुत ही ज्यादा क्षति हुई थी, बहुत ही ज्यादा क्या हुई थी, क्षति हुई थी, मृतकों की भी संख्या बहुत अधिक मानी गई थी। यानी कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से कह सकते हैं कि अशोक जीता तो, लेकिन बहुत बुरी तरीके से क्षति हुई, बहुत बुरी तरीके से कलिंग कह सकते हैं कि अपने आप में बिखर गया। लेकिन कलिंग को क्या हुआ कि अशोक ने जीत लिया। अब देखिए, जब कलिंग अशोक को जीत लिए तो ऐसा माना जाता है कि इतने सारे लोगों को घायल अवस्था में देख करके, इतने लोगों को मृतक देख करके अशोक का मन परिवर्तित हो गया, अशोक का मन बदल गया, और अशोक ने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। अब ये जब बौद्ध धर्म को अपना लिए तो इन्होंने यहीं से अहिंसा को अपना लिया। किसको अपना लिया, अहिंसा को अपना लिया, कि अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं अहिंसा का पालन करूंगा। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि यहीं से कह सकते हैं कि जो मगध का पूरा साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, छीड़ होने लगा, अपने आप में पतन को प्राप्त करने लगा। यानी कि कह सकते हैं कि उसके अंदर कमजोरी आने लगी, क्योंकि जब तक आप लड़ रहे हो तब लोग आपसे डर रहे हैं, लेकिन कुछ साल के बाद, मान लीजिए कि अशोक अभी लड़े हुए इनको 25 साल हुआ, तो 25 साल तक लोग याद रख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है, लोगों के मन में डर कम होता जा रहा है। तो जब ये समय बीतते बीतते क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया जब लोगों के मन से डर बिल्कुल निकल गया, और फिर इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के पतन में भी ये जो अशोक ने अपना अहिंसा अपना लिया था, ये विशेष कह सकते हैं कि भूमिका निभाई। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो इन्होंने कह सकते हैं कि धम्म, संघ और बुद्ध, इस तरीके से कह सकते हैं कि अभिवादन का इनका जो शब्द मिलता है वो भ्राभु के शिलालेख से प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ से लिखा है कि भ्राभु से प्राप्त शिलालेख में अशोक बुद्ध, धम्म और संघ का क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। यानी कि अशोक जो है वो क्या किए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये चीज आप लोगों ने सुना होगा, तो इसको इन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया। देखिए, एक धार्मिक नीति है अशोक की, जिसको कहते हैं अशोक का धम्म। ये विश्व इतिहास में अशोक इसलिए महान नहीं है कि वो चक्रवर्ती सम्राट था, बल्कि इसलिए भी वो महान था क्योंकि नैतिक उन्नति के लिए जीवन पर्यंत उसने क्या किया था, प्रयास किया था, और साथ साथ में सत्य, अहिंसा और जीव के कल्याण में अपने जीवन का क्या कर लिया, अभिन्न अंग बना लिया। अपने जीवन को उसने कह सकते हैं कि पूरी तरीके से समाज सेवा में समर्पित कर दिया। बाद में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को क्या कर दिया कि ये दोनों जो उनकी संतानें थी, इनको धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, धीरे धीरे पहले अशोक कितना युद्ध किया, कितने क्षति लोगों को पहुंचाई, लेकिन बाद में इसके अंदर धार्मिक जब नीति आने लगी तो वो अपने आप को धर्म में परिवर्तित करने लगा। देखिए, यहाँ लिखा है अशोक ने इन दोनों को क्या किया था, धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और जो बौद्ध संगीत हुई थी, देखिए जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी वो कब हुई थी, अशोक के ही समय में हुई थी। और ये तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी, ये तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इसके साथ साथ जो अशोक की कह सकते हैं कि धर्म की विशेषता थी, जो अशोक के धर्म की विशेषता थी वो क्या थी, सबसे पहले उसके अंदर सहिष्णुता था। सहिष्णुता मतलब क्या होता है कि उसके अंदर था वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि कह सकते हैं कि जो पूरा विश्व है, जो पूरा विश्व है वो हमारा क्या है, भाई है। यानी कि हम लोग एक दूसरे के हित दोस्त हैं, हम लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो गई थी। ठीक है। साथ साथ में वो अहिंसा पर बल देता था, वो सार्वभौमिकता पर विश्वास रखता था। यानी कि कह सकते हैं कि वह बौद्ध धर्म में उन उपदेशों का समावेश करता था जो सभी धर्मों को समान रूप से मान्य करते थे। ठीक है। वो ऐसा नहीं मानता था कि बौद्ध धर्म सबसे ऊंचा है, वो बौद्ध धर्म मानता था वो अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा मानता था कि सभी धर्म क्या है, सामान्य है। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें थी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई अशोक के लिए। साथ ही साथ में अशोक ने शिलालेख भी लिखवाए। देखिए, जो भारत में कह सकते हैं कि शिलालेख लिखवाने का काम किसने किया था, अशोक ने प्रारंभ करवाया था। इसके पहले जब आप देखेंगे तो विश्व में भी कह सकते हैं कि शिलालेख लिखवाए जाने की प्रक्रिया चालू हो गई थी।
अशोक के शिलालेखों में 2 शिलालेख बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें शाहबाजगढ़ी का शिलालेख है और दूसरा है सरेकुना का शिलालेख। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अशोक के कोई 2 शिलालेख के नाम बताइए, तो आप शहबाजगढ़ी का शिलालेख कह सकते हैं और सरेकुना का शिलालेख कह सकते हैं। इस तरीके से 2 शिलालेख आपको अशोक के बारे में मिल गए, मतलब 2 शिलालेखों के बारे में आपको जानकारी मिली। देखिए, अशोक के बाद इसके जितने भी वंश हुए, यानी कि जितने भी राजा हुए, वो कमजोर, कह सकते हैं कि कमजोर होने लगे, धीरे धीरे कमजोर होने लगे। तो इससे क्या होने लगा कि मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। क्या होने लगा? मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। ठीक है, अब इस पतन के भी कई कारण हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो यवन आक्रमण है। ठीक है, यवन आक्रमण है। देखिए, यवन को ही यूनानी बोलते हैं, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग, ऐसा नहीं कि यूनानी आक्रमण दे दे तो आप लोग भूल जाएं। तो यवन आक्रमण कह सकते हैं या यूनानी आक्रमण कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मौर्य साम्राज्य के पतन में बहुत विशेष भूमिका निभाई। इसके साथ साथ जो कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी हुए, वो बहुत ही ज्यादा योग्य शासक नहीं हुए। सबसे अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। ठीक है, कौन था? बृहद्रथ था। ये भी योग्य शासक नहीं हुआ, यानी कि कह सकते हैं कि जब अशोक के बाद जितने भी वंश हुए, ये उनके अंदर योग्यता नहीं रही, उनके अंदर योग्यता भी नहीं रही, जिससे वो अपने मौर्य साम्राज्य को क्या कर सके, उत्थान की ओर ले जा सके, मौर्य साम्राज्य को उत्थान की ओर ले जा सके। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो देखिए गाइज, अब हम लोग अपना जो फर्स्ट चैप्टर है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, उसमें आप लोगों ने पूरी तरीके से, कह सकते हैं कि हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया चैप्टर, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना था, हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके बुक में थे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिखा हुआ है, तो प्रश्नोत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है आपका पहला ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो इसको आप लोग बताए, हम जब पढ़ा रहे थे तो ये आपको बताए नहीं थे, लेकिन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मौर्य शासन में सेना का प्रबंध करने वाले मंडल में सदस्य होते थे। देखिए, जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो जो सेना का प्रबंध करते थे उसका एक मंडल बनाया जाता था। ठीक है, सेना का प्रबंध करने के लिए मंडल बनाया जाता था, और उस मंडल में जो सदस्य होते थे वो कितने होते थे? 30 होते थे। तो इस तरीके से हमारा, कह सकते हैं कि ऑप्शन ख सही है, दूसरे का ख सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अमित्र घात के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। अभी तुरंत आप लोगों को हम बताए हैं, ये वीडियो जैसे ही स्टार्ट किए हैं, तो इसका आप लोग आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं गुड पक्का दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन में भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी कहलाते थे। देखिए, ये भी आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया गया था, जब मौर्य साम्राज्य का जो पहला पार्ट है, वीडियो का पहला पार्ट है, उसमें ये चीजें आपको बता दी गई हैं कि मौर्य साम्राज्य में जो अधिकारी होते थे वो किस किस नाम से जाने जाते थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं है तो नहीं देखें तो प्लीज गाइज उस वीडियो को जा करके पहले देखिए आप लोग, तभी वो चीजें आपसे जुड़ेंगी, तभी आप उस चीज को पकड़ पाओगे। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य में जो भूमिकर एकत्रित करते थे, उन अधिकारी को क्या कहते थे? अग्रम कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। अब मिलते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।